everyone and welcome back to your own YouTube channel स्कूल चले हम। आज हम क्लास 3 पॉलिटिकल साइंस के ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 4 वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस के बारे में आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस के बारे में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक पे क्या कुछ असर देखने को मिला है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन सबसे पहले हम इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस के बारे में जाने पहले हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है। सी, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेसिकली यूजुअली क्या देखने को मिलता है? देयर इज अ ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज, यानी कि इकोनॉमिक फ्लो ज्यादा होता है फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्रीज। और इकोनॉमिक फ्लोज में बहुत कुछ आपका इन्वॉल्व है, जैसे कैपिटल हो गया, गुड्स होते हैं, सर्विसेज होता है, आइडियाज, एवरीथिंग। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, द पीपल and your ideas etc. The economic globalization is the same thing। इसमें क्या है? कैपिटल और सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह पे आपका ग्रेटर फ्लो होता है। ओके, तो लेट्स सी द इकोनॉमिक consequences of a globalization. See, as I said every time that every single coin has two sides. तो इकोनॉमिक consequences भी आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पहले हम पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी पे क्या कुछ असर देखने को मिलता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। It has removed or lifted all kinds of trade barriers which resulted in greater flow of goods, capital, people and ideas all over the world. यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वो क्या कर रहा है? उनकी जितनी भी ट्रेड बैरियर्स है उसको रिमूव कर रहा है, उसको लिफ्ट कर रहा है, यानी कि उसको उठा दे रहा है। और बहुत सारी जगहों पे ट्रेड बैरियर्स पे रिलैक्सेशन लाया जा रहा है। उनके नियम कानून को इतना सख्ती नहीं बनाया जाता जितना पहले हुआ करता था। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? अगर आपकी ट्रेड बैरियर्स को अगर रिमूव करता है तो बाहर का जो कंट्री का जो इन्वेस्टर्स है वो इजीली आकर हमारे देशों में अपने कंपनी सेटअप कर सकता है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? देयर इज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल एंड आइडियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग बाहर की जो कंट्रीज है वो हमारे कंट्रीज में आकर वो इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनी सेटअप करता है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं? जॉब क्रिएशन होता है। और जॉब क्रिएशन होगा तो डेफिनेटली लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ता है। तो इस तरीके से जो कंट्री है वो धीरे धीरे करके डेवलप्ड होता है। तो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस पे हम क्या देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो एज अ रिजल्ट वहां का जो कंट्री है वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। उसमें क्या है? यहाँ सेकंड पॉइंट पे हमने लिखा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एस्टैब्लिश पैरामाउंसी ऑफ IMF एंड WTO। आज का सवाल आप लोगों के लिए आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ IMF एंड WTO। यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस है। आपको क्या जवाब देना है? द फुल फॉर्म ऑफ IMF एंड WTO। सो काइंडली लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई आल्सो वांटेड टू नो कि आप कितनी सीरियसली हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं। सो just tell me the full form of IMF and WTO. Okay, then let's come back to the point once again. We're talking about that the global economic globalization established paramountcy of IMF and WTO. तो IMF और WTO क्या करते हैं? IMF एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को लोन देता है और उनकी मदद से कंट्रीज अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। और WTO क्या करता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमी किस तरीके से सेटअप करना है, बिजनेस ट्रेडिंग कैसा होना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या रूल्स रेगुलेशंस होता है उसके बारे में फ्रेम करते हैं, रूल्स रेगुलेशन सेट करता है। तो ये वाला पॉइंट जो क्या है डायरेक्टली आपके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस पे इसका असर देखने को मिलता है। हमने पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है, उसमें
कमी हुआ है, उसमें रिडक्शन हुआ है। तो ये चीज क्या है, आपका पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से रिलेट होता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपको WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस को पालन करने पड़ेंगे। और इन सब की वजह से IMF और WTO का जो पावर है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इनफैक्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से IMF और WTO have become more powerful. Okay, see, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता कैसा है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसा है जो इकोनॉमी का जो यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको वॉलंटरली एक्सेप्ट करता है और वो अपनी मर्जी से अपने घर के यानी कि देश के जो दरवाजे है, जो ट्रेड बैरियर्स, उसको अपलीव करता है, उसको रिमूव करता है। तो उनकी वजह से क्या है, इन्वेस्टर्स आता है वहां पे, अपनी कंपनी सेटअप करता है और वो डेवलप होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जो वॉलंटरली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि उसको जो डेवलप कंट्रीज है उनको बाय फोर्स लिए उनको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करवाता है। ऐसे कैसे हम, क्योंकि जो गरीब देश है उनको भी तो अपना इकोनॉमी को प्लान करना है, वो भी चाहते हैं कि उनका देश में डेवलप हो। अगर वो ऐसा चाहता है, कंट्रीज को अगर डेवलप करना है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे USA हो गया, वो बोलेंगे कि आपको हमारे नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो नियम कानून उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, कुछ कंट्रीज वॉलंटरी एक्सेप्ट करता है और कुछ बाय फोर्सली उनको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार काफी नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिक्स भी निकलते हैं। तो यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है, सी, MNCs have extended their legs and arms all over the world, and their presence in LDC or third world countries is seen as an attempt to impose the economic slavery. यहाँ क्या है, LDC, what is the full form of an LDC? LDC आपका लोअर डिवीजन क्लर्क वाला LDC नहीं है। यहाँ LDC का मतलब है आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो बहुत ही कम डेवलप्ड है, या फिर वी कैन से द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो यहाँ बेसिकली हमने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, वी हैव रिटन हियर कि जो MNC से यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से वो क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में अपना हाथ और पैर फैलाया हुआ है और वो धीरे धीरे करके जो LDC यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उन पर इकोनॉमिक स्लेवरी स्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि बहुत सारे कंट्रीज वॉलंटरली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आज के डेट में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आप बच भी नहीं सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप वॉलंटरी एक्सेप्ट करो या फिर फोर्सफुल एक्सेप्ट करो, आपको दुनिया की ट्रेंड के साथ चलना ही पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन भी ऐसा ही है। तो उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल क्या हो रहा है, बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में क्या है, द पीपल दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सब चीजों की वजह से जो MNC से दे आर स्प्रेडिंग देयर आर्म्स एंड लेग थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसका सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। एंड देन द फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टिफ कंपटीशन हैज प्रेस्ड इंडिजिनियस स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स टू शट डाउन देयर बिजनेस। यानी कि MNCs आने की वजह से, टेक फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लीजिए अपने भारत देश के कोई भी एक शहर है, वहां पे क्या है, पहले छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते थे, है कि नहीं, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज होता था, तो उससे जो गरीब लोग हैं उनका पेट पलता था, वो दुकान चलता था, दुकान में जो इतना भी रोजी रोटी यानी कि जितने भी सामान बिक्री होता था उससे उनका रोजी रोटी का यानी कि उनका इनकम आता था। लेकिन आज के डेट में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन MNCs अपनी कंपनी वहां सेटअप होने की वजह से धीरे धीरे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो खत्म होते जा रहे हैं, उनको अपनी दुकानें बंद करना पड़े। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब बाहर से जो कंपनी सेटअप हो रहा है, जैसे बड़े बड़े मॉल हो गए, लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मॉल पे ही जाता है, द पीपल दे लव टू वेयर द ब्रांडेड क्लोथ्स, इजंट इट, उनको अच्छे अच्छे खाना, अच्छे अच्छे पहनना, जो बाहर देशों से जो सप्लाई आता है उनको अडॉप्ट करने में ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू द
कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो छोटे छोटे जो गलियों में जो आपके जो स्मॉल दुकान मिलते हैं वहां पे कम ही लोग जाता है। द पीपल क्या है, वे ज्यादातर जो बड़े बड़े जो कंपनीज होता है, जो मॉल होता है, वहां ही जाना पसंद करता है। तो ये इनफैक्ट वी कैन से कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बुरा असर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का कंसिक्वेंसेस हम यही बोल सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी दुकानें बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ द एमएनसीज। और एमएनसीज कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो ये क्या है? दिस आर सम ऑफ द इम्पैक्ट और द कंसिक्वेंसेस ऑफ एन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ क्या है, सिंपल वे में वंस अगेन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पहला पॉजिटिव हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्री में क्या है, आपका ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द पीपल एंड द आइडियाज। तो उसकी वजह से कंट्री जो है वो और डेवलप्ड होते जा रहा है। बट एट द सेम टाइम उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। क्या नेगेटिव है? स्टेट का जो लॉ मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। एमएनसीज जो है अपना हाथ और पैर फैलाए हुआ है और आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन से वो और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। उनका असर काफी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। और उसके बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट, और हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आजकल दुनिया के हर जगहों पे अपना हाथ और पैर फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनका ऊपर में एक तरीके का इकोनॉमिक स्लेवरी सेटअप हो रहा है और स्पेशली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी दुकानें बंद हो रहा है। सो दिस आर सम ऑफ द इकोनॉमिक consequences of a globalization. I hope the points are clear. Okay then, thank you so much for watching today's video. I hope you like and subscribe my channel. If somehow you forgot, then please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos I upload. So till then, take care and study well. See you all in the next video. Thank you.